भाई पहले तो टॉपिक्स बताता हूँ वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या है मेनली जो हमें इनको पढ़ना है। भाई सबसे पहले तो शुरुआत करो कि आपको पता होना चाहिए व्हाट आर वेव फ्रंट्स। तो रिकॉल कराओ व्हाट आर वेव फ्रंट्स। गुड इवनिंग अविनाश और भाई चित्रांश। बिल्कुल भाई जल्दी सब रिस्पॉन्ड करो व्हाट आर वेव फ्रंट्स। Focus of all particle in medium. फोकस मतलब हाँ बिल्कुल यार, अगर हमारे मीडियम में कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, आई रिपीट, अगर हमारे मीडियम में कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है तो मतलब उसके पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ एंगल कवर करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है भैया, वेव ऑप्टिक्स तो जैसे मैंने ही पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में बहुत पहले। Yes, sir. यार जब हमारा पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो बेसिकली वो एक एंगल कवर कर रहा है ऑसिलेशन में। तो अगर मैं सारे पार्टिकल्स पकड़ूं जिन्होंने सबने सेम एंगल कवर किया है और उन सब पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दूं तो हमें मिलेगा उन सारे पार्टिकल्स का लोकस। तो उस लोकस को हम कहेंगे वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स कुछ नहीं है, बस बेसिकली लोकस है ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स जो हमारे सारे सेम फेज में है, विच आर इन सेम फेज। सिर्फ मेन चीजें रिकॉल करा रहा हूं जो हमारे अभी न्यूमेरिकल पार्ट के लिए काम आएंगे, विच आर इन सेम फेज। तो एक बार सबसे पहले ये चेक कर लो, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि फेज का मतलब इधर एंगल है और पार्टिकल हमारा एंगल कैसे कवर कर रहा है? Oscillations में. ऑसिलेशन से, मतलब जैसे जैसे ऑसिलेट करेगा पार्टिकल्स एंगल कवर करेगा। इसी वेव फ्रंट्स के बेसिस पे हमारे पास आया था हेगन्स प्रिंसिपल। हेगन्स प्रिंसिपल ने क्या कहा कि भैया अगर हमारे पास कोई भी एक लाइट का सोर्स है तो उस लाइट सोर्स से वेव्स निकलेंगी और वो वेव्स हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं एक पॉइंट लाइट सोर्स के लिए कि भैया अगर ये कोई एक पॉइंट सोर्स है तो जो इससे वेव्स निकलेगी वो हर एक डायरेक्शन में निकलेगी इस तरीके से। अब ये हर एक डायरेक्शन में निकल रही है तो इनके ऊपर अगर मैं कोई सा भी एक पॉइंट लूं तो ये पॉइंट किसकी तरह एक्ट करने लगेगा? ये पॉइंट एक नए फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगा। तो इससे भी हर एक डायरेक्शन में वेव्स एमिट आउट होना शुरू होगी। भैया चेक करो, ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. डन। जैसे एग्जांपल लेना है आपको न्यूटन्स पेंडुलम का। भाई न्यूटन्स पेंडुलम कुछ इस टाइप का होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसे स्ट्रिंग्स होती हैं और इस पे बॉल्स कनेक्टेड होती है। तो अगर आप एक बॉल को डिस्टर्ब कर रहे हो, इस बॉल को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ये क्या करेगा? ये अभी सोर्स है, ठीक है, ये अभी हमारा सोर्स है, लेकिन जैसे ये दूसरी बॉल को स्ट्राइक करेगा तो दूसरी बॉल नए सोर्स की तरह एक्ट करेगी। फिर ये भी अपनी डिस्टरबेंस बाकियों को स्प्रेड करेगी, फिर ये अपनी डिस्टरबेंस आगे की तरफ, तो फिर से आगे के वाली बॉल नए सोर्स की तरह एक्ट करेगी। तो बिल्कुल इधर भी वही चल रहा है कि हमारी जो वेव्स ट्रैवल कर रही है, अब इन वेव्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो भी एक नए सोर्स की तरह ट्रैवल करेंगे। और ये सारी की सारी वेव्स कितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगी? Speed of light. स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि ये वेव का नेचर कैसा है भैया? ये वेव का नेचर Particle. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करती है और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर 8 सेकेंड। meter per second. इसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? इसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी हमारी मीडियम के ऊपर। जैसे ही हम मीडियम चेंज कर देंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। भैया स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ अ वेव का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। मैंने आपको इतना बता ही दिया कि स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे। याद रखना फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे और फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी क्योंकि सिर्फ मीडियम चेंज होगा, सोर्स चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो जो चेंज होगी वो स्पीड चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द मीडियम। क्या ये बात क्लियर हो गई है या कुछ रिपीट करना है यहाँ तक? Clear. डन। तो जैसे कि मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ाया था कि हमारा जैसे मीडियम चेंज हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो हमारी वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है तो भैया C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो रही है तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड भी चेंज हो जाएगी।
बस फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है। दूसरी हेगन्स प्रिंसिपल ने क्या बोला था? हेगन्स प्रिंसिपल ने बोला था कि जो भी ये वेव्स इमर्ज आउट करेगी ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इमर्ज आउट करेगी, जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप का मतलब है फॉरवर्ड की तरफ वेव फ्रंट बनाना। और ये लाइट रे हमेशा फॉरवर्ड की तरफ क्यों ट्रेवल करेगी? क्योंकि लाइट रेज मतलब एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा पास ऑन होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ये हो गया हमारा हेगन्स प्रिंसिपल। यहां तक भी चेक करो, हेगन्स प्रिंसिपल में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डन। हेगन्स प्रिंसिपल पे यूजुअली बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, पहले तो वो बता रहा हूं भाई। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूफ करना होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये आपको हेगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूफ करना होता है। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है। अगर आपको डेरिवेशन का बस एक डायग्राम याद दिला दूं, ये हमारा प्लेन मिरर था, यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइट रेज ली थी। ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइट रेज के लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है भैया? पैरेलल लाइट रेज के लिए वेव फ्रंट हमारा इस तरीके की शीट बनती है। तो जो ये रेड कलर की मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेव फ्रंट। अब ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगी, ये दोनों लाइट रेज हमारी इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास आएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को सपोज मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इस तरीके से। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना होता है? इसमें हमें प्रूफ करना होता है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों सेम होते हैं। ये कुछ डेरिवेशन याद आ रही है या नहीं? यस सर, याद है। याद नहीं भी हो तो भैया आपको क्या काम करना है, आपको ये डेरिवेशन एक दिन के अंदर, आज के अंदर फिर से याद करनी है, चेक करना है समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ताकि अगर समझ में ना आए तो आप मेरे को बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से ये पूरी की पूरी डेरिवेशन समझा दूं। यस सर। डन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए। यहां तक तो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब क्या आ जाता है? अब आ जाता है हमारा मेनली न्यूमेरिकल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट कहां से स्टार्ट होता है भैया? कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है? कि हमारी मल्टीपल वेव्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर रही है, मिक्स हो रही है। अब जब हमारे पास दो वेव्स एक दूसरे पे मर्ज कर रही है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं भैया। एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब दो वेव्स मर्ज करेगी तो वो बना सकती है स्टेशनरी वेव्स। जब दो वेव्स मर्ज करती है तो वो बना सकती है हमारे पास बीट्स। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो वेव्स मर्ज करती हैं तो हमारे पास एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेरेंस। भाई स्टेशनरी वेव्स के लिए क्या कंडीशन होती है? स्टेशनरी वेव्स के लिए कंडीशन होती है कि हमारी दोनों की दोनों वेव्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या है? कि भैया दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रैवल कैसे करनी चाहिए? ये ट्रैवल अपोजिट डायरेक्शन में करनी चाहिए। जब ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो दोनों वेव्स एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, कैंसल आउट करेगी, इसलिए स्टेशनरी वेव्स आएगा। आपको ये याद नहीं रखना क्योंकि लाइट में हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैंने तो बता दिया है आपको। बीट्स में क्या होता है? बीट्स में हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो जब ये मर्ज करती हैं तो ये बीट्स बनाती हैं, इसलिए बीट्स का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग। हमें ये भी नहीं पढ़ना क्योंकि ये दोनों चीजें पढ़ी जाती हैं साउंड में। हमें पढ़ना है अपना तीसरा वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरफेरेंस। भैया इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास होनी चाहिए कोहेरेंट वेव्स। अब मेरे को याद दिलाओ कोहेरेंट वेव्स की क्या कंडीशन थी? व्हाट आर कोहेरेंट वेव्स? सेम सोर्स से निकलती हैं जो। भैया वेरी गुड, लेकिन कंडीशन क्या है? ये तो अभी वो नहीं हुआ। व्हाट इज कोहेरेंट वेव्स? क्या क्या शर्त होंगी कोहेरेंट वेव्स? तो याद रखना कोहेरेंट वेव्स की शर्त क्या है भैया? वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए।
आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स डायरेक्शन, दोनों की सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम तभी होगी जब हमारे पास सोर्स कैसा होगा, सोर्स Same. सेम होगा। तो याद रखना ये हमारी कोहेरेंट वेव्स की शर्त है, क्या कि वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ऑटोमेटिकली जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस होगा, वो या तो जीरो आएगा या तो फिर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब एक बार चेक करो आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पता है या समझाना है, समझाऊंगा तो है लेकिन फिर भी चेक कर लो कुछ याद है, फेज डिफरेंस एंड पाथ Yes, डिफरेंस। sir. Phase difference. हाँ जी। बढ़िया, तो पहले इसको यहां तक चेक कर लो भैया। कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए, कोहेरेंट वेव्स का मतलब वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होते ही जो भी हमारे पास एंगल का डिफरेंस आएगा, जिसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं, वो या तो जीरो आएगा या तो कांस्टेंट आएगा, चेंज नहीं होगा। ऐसे ही पाथ डिफरेंस या तो जीरो आएगा या जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा। ये शर्त है हमारी कोहेरेंट वेव्स की। अब जब दो कोहेरेंट वेव्स मिलेंगी, जब ये दो कोहेरेंट वेव्स मिलती हैं तो हमारे पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि कोई पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे एनर्जी हमें मिनिमम मिलती है। ठीक है, रिपीट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट ऐसे आएंगे जिन पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, Maximum. और कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जिन पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम को मैक्सिमा कहेंगे अब, मैक्सिमा, और मिनिमम को अब हम कहेंगे मिनिमा। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये फिनोमिना, ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है इंटरफेरेंस। और लाइट के अंदर इंटरफेरेंस होता है, तो हमें यही चीज पढ़नी है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हो गया सर। तो डायग्राम में क्या था इसमें? क्या चीज, दोबारा बोलो। तो डायग्राम में जो लेफ्ट ये ड्रॉ किया, ये वाला, ये वाला डायग्राम तो रिफ्लेक्शन के लिए ड्रॉ किया है कि हमारे पास दो इंसिडेंट रे है, तो हमें नॉर्मल एंगल, मतलब हमें नॉर्मल रिफ्लेक्शन शो नहीं करना, हमें वेव फ्रंट्स का रिफ्लेक्शन शो करना है। तो इधर इंसिडेंट के लिए वेव फ्रंट्स कौन से हैं, रेड वाले, ये रेड वाले इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं, और ये जो ग्रीन वाले ड्रॉ करें ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं। तो इनके लिए ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल डेरिवेशन है जो आपको चेक करना है, आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको याद करना है खुद से। यस सर। ठीक है, ये ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आप बताओगे Yes, sir. कि भैया Yes, ये sir. समझ में आई थी या नहीं आई थी। Done. यस सर। आ जाओ फिर इस पे, इंटरफेरेंस वाले पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोहेरेंट वेव्स वाले पे। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर देना ताकि हम एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। भैया ये मैं दो वेव्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक वेव ये है, या इसको इतना ही रखो कि एक वेव ये है और एक वेव ये है। इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, ये क्या बनाती हैं, एक ऑसिलेशन। तो हमने देखा इधर ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो इधर भी मैंने यहाँ का टाइम 1 सेकंड ही लिया है। तो देखो फ्रीक्वेंसी सेम ही हुई, एक ऑसिलेशन एक ही टाइम सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। तो आप मेरे को बताओ इन दोनों वेव्स में आपको फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है और पाथ डिफरेंस कितना दिख रहा है, ये बताओ ताकि मेरे को पता चल जाए कि तो सेम है। क्या है, फेज डिफरेंस सेम है। पाथ डिफरेंस 1। भैया याद रखो फ्रीक्वेंसी सेम है, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो। रिपीट, भैया मेरे को बताओ ये पहली वाली वेव ने कितना एंगल कवर किया है। तो भैया एंगल, आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट हो यार, आप तो साइन का ग्राफ, 360। ये वही, वेरी गुड, 360। ये 0 यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 180 180 और यहाँ पे हो जाएगा 360। 360। लेकिन इस वेव ने टोटल कितना एंगल कवर किया, 0, 720। वेरी 724 गुड, पाई। वेरी गुड। तो
इसने टोटल एंगल 720 कवर किया है, तो हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पाई माइनस 360 डिग्री 2 पाई, तो फेज पाई। डिफरेंस कितने का आया, 2 2 पाई। पाई 2 पाई का मतलब 360 डिग्री का एंगल का डिफरेंस आ रहा है। यस सर अब ऐसे ही बताओ कि दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है। लैम्डा 1 भाई लैम्डा वेरी गुड। इसने टोटल कितनी लेंथ चली, इसने 1 टोटल लैम्डा 1 लैम्डा लेंथ 1 चली है। लैम्डा वेरी गुड। लेकिन इसने टोटल कितनी लेंथ चली 2 है, लैम्डा 2 लैम्डा। तो लैम्डा। भैया दोनों की लेंथ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को मिलेगा पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा। तो आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है कि भैया 2 पाई के लिए 360 डिग्री के लिए एक लैम्डा का मतलब एक वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। अब इसी से आप किसी भी एंगल का डिफरेंस निकाल सकते हो, और इसके लिए अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला होता है 2 पाई पी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो चैप्टर में हर जगह यूज होता है। इस फॉर्मूले का नाम है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब मैं आपको कोई भी एंगल क्यों ना दूं, आप उसके रिस्पेक्ट में मेरे को पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं भैया फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई 3 का। 2 बाई पाई बाई 3 मतलब कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री। तो मेरे को बताओ इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, चलो कैलकुलेट करके बताओ जरा। कि जब मैंने फेज डिफरेंस 120 डिग्री का लिया, एंगल का डिफरेंस 120 डिग्री लिया, तो हमारे पास पाथ में लेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है बस। लैम्डा भाई लैम्डा कैसे आ सकता है, लैम्डा तो 360 डिग्री के लिए था ना, तो फिर 120 डिग्री के लिए भी लैम्डा कैसे आएगा। सर 1 मिनट हाँ लैम्डा बाय 3 भाई वेरी गुड, अब से चल रहे हो। लैम्डा बाय 3 आएगा। यस बता देता हूँ कैसे सॉल्व हुआ ये वाला, बस ऊपर वाले फॉर्मूले में ही तो रखनी थी वैल्यूज। यस तो सर 2 पाई पी एज इट इज, लैम्डा भी एज इट इज, डेल्टा फाई मैंने आपको 120 डिग्री दिया मतलब 2 पाई बाय 3 दिया। 2 पाई कट गया, ये लैम्डा इधर जाएगा तो हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी लैम्डा बाय 3। मेनली आपको कौन कौन से एंगल के लिए याद रखना है जो बहुत रिपीटिव हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। भैया आपको याद रखना है 360 डिग्री के लिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, 360 डिग्री के लिए हो जाएगा लैम्डा। फिर आपको दूसरा इसी का आधा याद रखना है 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए इसका आधा हो लैम्डा बाय जाएगा। 2 और तीसरा याद रख लो 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा बाय बाई 4 बाकी सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कम से कम इन 3 एंगल्स के लिए आप इतना टिप पे याद रखो कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं क्वेश्चन में आए तो मैं इंस्टेंट उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकूं। 360 के लिए लैम्डा, 180 के लिए लैम्डा बाय 2, 90 के लिए लैम्डा बाय 4। यस सर हो गया हो गया, बढ़िया। सर प्रीवियस स्लाइड। स्लाइड। यस सर।
सर हो गया। नहीं चित्रांश, नहीं देखी। और नालायक, तुम्हें पढ़ते टाइम ये चीज याद आ रही है? चलो कोई बात नहीं, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार क्या है, अब हम इन दो वेव्स, कोरेंट वेव्स को सुपरपोज कर रहे हैं। तो डायग्राम आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरफेरेंस का डायग्राम याद दिला रहा हूँ भैया। यहाँ पे हम रखेंगे एक पॉइंट सोर्स, लेकिन ये पॉइंट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट का होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है और हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्यों ली है, इसका रीजन बताओ पहले तो। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसकी एक ही वेवलेंथ होगी, सिंगल वेवलेंथ। भैया वेरी गुड। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर। सिंगल कलर का मतलब क्या हो गया इधर कि भैया सिंगल कलर है तो एक ही वेवलेंथ होगी, एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब भैया सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ। तो इससे कुछ ना कुछ लाइट रेज निकल के आएगी, लेकिन इससे जो लाइट रेज निकल के आएगी मेरे को उसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो दो पार्ट्स में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे दो छोटी छोटी ओपनिंग्स लगा देंगे। तो एक ओपनिंग ये होगी जिसको हम नाम देंगे स्लिट S1, और एक ओपनिंग नीचे होगी जिसको हम नाम क्या देंगे, स्लिट S2। S2। तो ये हो गया S1 S2। इस स्लिट की ओपनिंग को, इस स्लिट की ओपनिंग को जनरली हम डिनोट करते हैं या तो स्मॉल a से या स्मॉल d से। तो आपका जो मन करे आप उससे डिनोट करना, इधर मैं जैसे डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल d से। और यहाँ पे है हमारे पास स्क्रीन, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, और यहाँ तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल D, स्लिट से स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस। अब जैसे मैंने कहा, हमने क्या नोटिस किया कि कहीं कहीं हमारे पास मैक्सिमा आएगा। सबसे पहले बात करो सेंटर की, सेंटर पे हमेशा कौन सा आता है? डार्क। भैया याद रखना, सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे दोनों लाइट रेस की लेंथ सेम होगी। अगर इन दोनों लाइट रेस की लेंथ सेम है तो मेरे को बताना पाथ डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। जीरो। ये पाथ डिफरेंस जीरो होगा। याद रखना वो ब्राइट बनेगी, तो सेंटर पे तो हमेशा ब्राइट ही बनेगी, ये फिक्स है। यस। इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम n की वैल्यू कितनी रखते हैं? जीरो। n क्या आएगा अभी वो बताऊंगा। n का मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज, तो इसको तो हम नंबर ऑफ फ्रिंज में कंसीडर ही नहीं करते, ये सेंट्रल है, ये जीरो वाली फ्रिंज। अब इसके ऊपर हमने देखा, इसके ऊपर बनेगा एक डार्क, इसके नीचे भी एक क्या बनेगा, डार्क मतलब मिनिमा, फिर से एक क्या बनेगा, ब्राइट। ब्राइट, और फिर से इधर नीचे एक ब्राइट। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब होगा ब्राइट फ्रिंज, और इसको हम फ्रिंज कहेंगे। और ऐसे ही मिनिमा का मतलब क्या होता है? मिनिमा का मतलब होता है डार्क फ्रिंज। फ्रिंज। अब इधर दो लाइट रेस कंबाइन हो रही हैं, दोनों लाइट रेस की अपनी अपनी इंटेंसिटी होगी। इस लाइट रे की अपनी इंटेंसिटी होगी I1, इस लाइट रे की अपनी इंटेंसिटी होगी I2। ये दोनों लाइट रेस मर्ज कर रही हैं, तो मर्ज करने के बाद फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी? ये किसी को फॉर्मूला याद है? व्हाट विल बी द फाइनल इंटेंसिटी जब ये दोनों लाइट रेस मर्ज करेंगी? d lambda by d वो तो आपने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताया है √I1 plus I2 into cos theta। भैया। बिल्कुल, थोड़ा सा सही गए, थोड़ा सा गलत। हमारे पास जो नेट इंटेंसिटी आएगी, नेट इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव। जहां पे ये cos फाइव क्या है भैया? ये फाइव हमारा फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच का, एंगल का डिफरेंस दो ये वेव्स का। अब यार याद रखो, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म यही है, ये वाला टर्म, क्योंकि यही टर्म डिसाइड करके बताएगा कि कब ब्राइट बनेगा, कब डार्क बनेगा। भाई आई रिपीट, I1 I2 तो हमेशा ऐड ही हो रहे हैं, ये वाला लास्ट वाला टर्म ही हमें डिसाइड करके बताएगा कि कहाँ पे ब्राइट बनेगा, कहाँ पे डार्क बनेगा। इसलिए इस लास्ट वाले टर्म को हमने अलग से नाम दिया। और क्या नाम दिया इस लास्ट वाले टर्म को? हमने इंटरफेरेंस टर्म। बिल्कुल सही। अब इसी से आपके पास सारी कंडीशंस आ जाती हैं। क्या कंडीशंस आती हैं भैया? आपको दो कंडीशंस लिखवाई थी मैंने। एक होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा? या जहां तो पे ट्रफ जुड़ेंगे या क्रस्ट क्रस्ट। भाई वेरी गुड।
यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। भैया इंटेंसिटी मैक्सिमम तो तब होगी ना जब cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1। 90, +1 कौन कौन से एंगल पे वैल्यू +1 होती है? 0, 0, 180, 180 पे -1 होती है। 270, गलत, 360। 360, भाई एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी वैल्यू 2 पाई मतलब 360 के बाद रिपीट करता है, ठीक है? Yes, तो sir. इसमें 2 पाई ऐड करते जाओ, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से। तो इधर हमें साफ दिख रहा है, इधर जितने भी ये पाई के टर्म्स आ रहे हैं ये ऑड आ रहे हैं या इवन आ रहे हैं? Even multiple. इवन मल्टीपल। तो इधर हम लिख देंगे कि भैया ये सारे इवन मल्टीपल आ रहे हैं। तो इवन मल्टीपल करने के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि फाइव शुड बी इक्वल्स टू 2n पाई, जहां पे n एक इंटीजर है, n की वैल्यू 0 1 वगैरह आप कुछ भी रखो। जैसे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाइव की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0, n की वैल्यू 1 रखी तो कितना आएगा? 2 2 पाई। pi. इस तरीके से। तो जब भी हमारा फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल के टर्म्स में होगा तो हमारा हमेशा जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम आएगी, फेज डिफरेंस मैक्सिमम आएगा। उस केस में भैया फिर हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे हमेशा। ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब एक काम आपको खुद करना है, मैंने आपको फेज डिफरेंस के लिए कंडीशन लिख के दे दी, तो क्या आप अब मेरे को पाथ डिफरेंस के लिए इसी के करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस के लिए बताओ क्या कंडीशन लिखो। राधिका मैडम साहब एक बार बताओ कौन सा टॉपिक रिपीट करना है? स्लाइड वाला, ये वाली स्लाइड वाला, ये वाला कह रहे हो ना? देखो राधिका मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरफेरेंस का मतलब क्या था कि हमारे पास दो लाइट मर्ज कर रही है, दो लाइट मिल रही है, लेकिन जब ये दो लाइट मिल रही है तो हमारे पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ पॉइंट्स पे एनर्जी मैक्सिमम आएगी और कुछ पॉइंट्स पे एनर्जी कैसी आएगी? मिनिमम आएगी। तो इधर मैं वही डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि भैया हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, इसको मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट करा दिया। अब इनसे जो दो ये लाइट रेज आ रही हैं, I1 और I2, ये दोनों लाइट रेज कोहेरेंट बन जाएंगी। ये दोनों लाइट रेज कोहेरेंट क्यों बन जाएंगी? क्योंकि ये सेम सोर्स से आ रही हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, और इनकी वेवलेंथ भी सेम होगी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? अब जब ये दो लाइट रेज मर्ज कर रही है तो मेरे पास पॉइंट आ गए, सेंटर पे हमेशा बनेगा ब्राइट मैक्सिमा, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, और बीच में डार्क डार्क, फिर से एक ऑल्टरनेटिव बनेगा डार्क। इस तरीके से ऑल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स आएंगे, तो इनको हम कहेंगे फ्रिंजेस, फ्रिंज पैटर्न। सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर इस तरीके से पैटर्न। तो मैं बोल रहा हूं कि कहां पे ब्राइट बनेगा कहां पे डार्क बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब ब्राइट बनेगा कब डार्क बनेगा? तो उसकी कंडीशंस हम आगे जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी है वो कंडीशंस लिखी है कि भैया कब ब्राइट बनेगा और कब डार्क बनेगा। यस सर। ठीक, हो गया सर। हो गया। हाँ जी। ठीक। So next slide.
सर पाथ डिफरेंस n पाई, एन लेमडा। हाँ सॉरी n लैम्डा था। एन लैम्डा आ रहा है, ठीक है। यस सर। चित्रांश कैसे आओगे, बताना जरा। चित्रांश, चलो बढ़ू आगे, हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा चलो भाई, भाई देखो अभी जैसे मैंने बताया आपको फॉर्मूला वही था 2 पाई पी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू पहले 0 रखो, पी निकालो। तो अगर आप फाई की वैल्यू 0 रख रहे हो तो यहाँ पे पी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। 2 पाई का मतलब था, मैंने अभी बताया था 2 पाई के लिए याद रखना कितना आएगा, पाथ डिफरेंस। यहाँ लिखा है मैंने 2 पाई के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा का। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। सिमिलरली 4 पाई के लिए 2 लैम्डा, 6 पाई के लिए 3 लैम्डा। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ये तो इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है, ना ऑड है ना इवन है, इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है। तो इसके लिए हमें कंडीशन मिल गई कि भैया कंडीशन क्या है, n लैम्डा, जहां पे n की वैल्यू अगेन कोई भी एक इंटीग्रल 0 से 1 मल्टीपल हो हो सकता है, सकती है। 0 से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सिमिलरली आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। भैया डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनने चाहिए, हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी तो मिनिमम तब होगी जब हमारे पास cos फाई की वैल्यू मिनिमम आएगी, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। जीरो मत बोलना, जीरो मत बोलना, -1। तो अब मेरे को बताओ कौन कौन से एंगल पे cos की वैल्यू -1 होती है। 180। सबसे पहले 180। अब अभी मैंने आपको खुद कहा कि इसमें 2 पाई ऐड 3 करते पाई, जाना, तो आपको नेक्स्ट 3 पाई, 5 पाई, 5 पाई। तो इधर आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। ये सारे के सारे ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। तो जैसे हमने इवन मल्टीपल के लिए 2n पाई लिखा था, तो मेरे को बताओ ऑड मल्टीपल के लिए क्या लिखें। 2n + 1 into भाई 5 2n + 1 या 2n - 1, जो आपका मन करे, इंटू पाई। एक चीज बता देता हूं बस, अगर बाई चांस आप बीच में माइनस लिख रहे हो तो फिर आपकी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में, और माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड। अभी हम लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इधर प्लस ले रहे हो तो इसलिए इधर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 0 1 2 3 वगैरह। तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस दोनों लिख रहा हूँ, वो आप अपने आप याद रख लेना। अगर आप प्लस यूज कर रहे हो तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, और अगर माइनस कर रहे हो तो फिर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट मत करना बस। सर एक बार रिपीट करना है इसको फिर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया था हाँ जी। कि भैया हमारे पास डेल्टा फाई ऑड मल्टीपल आया। अब ऑड के लिए क्या करना है, 2n हमेशा इवन नंबर देगा। 2n हमेशा इवन नंबर देगा, तो इसमें +1 कर दूंगा या -1 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑड ऑड नंबर। मल्टीपल। अब मैं कह रहा हूँ 2n + 1 कर रहे हो अगर आप, तो आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप n की वैल्यू जरा 0 रखोगे तो बताओ डेल्टा फाई कितना आएगा, पहले वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 रखो तो लेमडा। प्लस पाई आएगा ना। हाँ जी। भाई n की वैल्यू 0 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा प्लस पाई। यस। प्लस पाई का मतलब है कि हम जो भी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑन दी पॉजिटिव एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं जो भी चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ वो सेंट्रल फ्रिंज के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ पॉजिटिव एक्सिस के लिए हो रहा है। क्लियर है? यस सर। अब अगर आप n की वैल्यू मतलब फॉर्मूला 2n - 1 लिख रहे हो, और 2n - 1 में अगर आप n की वैल्यू 0 रख रहे हो, तो अब डेल्टा फाई कितना आएगा, -पाई। माइनस पाई का मतलब कि भैया मैं नेगेटिव एक्सिस में पहुंच गया। फिलहाल हम नेगेटिव एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल जो भी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर गलत नहीं है। तो बस मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि अगर आप 2n + 1 यूज कर रहे हो तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आंसर पॉजिटिव में चलेंगे। लेकिन अगर आप 2n - 1 पाई यूज कर रहे हो तो फिर कोशिश करना कि n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करो, ताकि आपके पास जो भी आंसर्स हैं वो अभी भी पॉजिटिव में ही है। ओके सर। तो इसलिए कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कंडीशन ऐसे लिखी हुई है 2n + -1 पाई।
तो बात बराबर है, चाहे +1 करो चाहे -1 करो, दोनों केस में ऑड मल्टीपल मिलेंगे। यस सर। सर प्रीवियस स्लाइड करना। प्रीवियस स्लाइड ये लो। ये सर कर दो चेंज। अब मैंने आपको ये चीज फेज डिफरेंस लिख के दे दिया है, तो इसी कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग आप मेरे को बता दो पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या लिखूं। तो पहले एक बार फाइव को पाई लो, चेक करो n उससे पी प्लस कितना आ रहा है। 1/2 लैम्डा। वेरी गुड, यहाँ पे लिख रहा हूं। जब आप पाई लोगे तो देखो मैंने आपको ये भी पहले लिखवा दिया था, पाई का मतलब 180 डिग्री है, 180 डिग्री के लिए कितना आएगा, λ/2 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली अगर अब मैं 3 पाई कर रहा हूं तो ये आएगा हमारे पास, बस 3 से मल्टीप्लाई तो करना है, 3 यहाँ पे मैंने 2। बिल्कुल, तो 3 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली 5 पाई लिखूंगा तो कितना आएगा, 5 λ/2। तो हमें दिख रहा है लैम्डा बाई लैम्डा 2 तो कॉमन है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, लेकिन लैम्डा बाई 2 के साथ ऑड मल्टीपल ही आ रहा है बस। तो ऑड मल्टीपल के लिए तो 2n +-1 लिखना पड़ेगा, ये हो गया ऑड नंबर, और ये किससे होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 का। तो ये कंडीशन हो गई हमारी पाथ डिफरेंस की फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके सर। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। हो गया सर। चलो तो इस पे एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। बाकी भैया क्वेश्चन है कि हमारे पास दो वेव्स हैं और दोनों की इंटेंसिटी सेम है, I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू, इसको अज्यूम कर लो I, और हमें 3 एंगल्स गिवन है, फेज डिफरेंस। क्या क्या फेज डिफरेंस गिवन है, एक गिवन है 0, दूसरा फेज डिफरेंस हमें गिवन है, डायरेक्ट अब लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज π/2, और तीसरा हमें गिवन है दैट इज पाई। इन तीनों के लिए नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताओ, नेट इंटेंसिटी कितनी कितनी आई। ये एक काम कर लो, क्वेश्चन को थोड़ा सा वैसे कर देते हैं, इसको प्लीज पाथ डिफरेंस बना दो कि भैया हमें पहले केस में पाथ डिफरेंस गिवन है λ/4, दूसरे केस में पाथ डिफरेंस गिवन है λ/3, और तीसरे केस में पाथ डिफरेंस गिवन है λ/2। तो इन तीनों पाथ डिफरेंसेस के लिए मेरे को आई नेट कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। नहीं विनाश, ये नहीं करूंगा। पहले नाम बताओ। लो कर दिया। ठीक है भाई, सब तीनों के आंसर्स कैलकुलेट करके फटाफट सेंड करो। पाथ डिफरेंस λ/4, λ/3 एंड λ/2, इनके लिए आपको आई नेट की वैल्यू बतानी है।
भैया आओ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आंसर्स होंगे इसके। भाई सबसे पहले तो हमें सबके लिए करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबके लिए करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे को बताओ लैम्डा बाय 4 कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था 360 डिग्री के लिए फिर से 90 लैम्डा, तो पाई के लिए लैम्डा बाय 2 और पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री के लिए Pi by लैम्डा बाय 2. 4। तो ये हमारा Yes, पहला sir. वाला तो बिल्कुल क्लियर ही है कि ये है 90 डिग्री। अगर अब ये 90 डिग्री मिल गया है हमें तो cos फाइव मतलब cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. जीरो। यस सर भैया ये कौन कह रहा है 1? भाई cos नहीं, 90 0, मैथ्स 0, वाले 0. स्टूडेंट वही करोगे। हाँ तो i प्लस जो भी इंटरफेरेंस वाला टर्म है वो बन गया हमारे पास 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा? 2i. 2i। ठीक है. ठीक है, गुड। फिर सिमिलरली यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ सेकंड वाला। भैया सेकंड वाले के सेकंड लिए का लैम्डा बाय 2i. 3, तो लैम्डा बाय 3 के लिए भी अभी अभी ने कैलकुलेट किया था, कितना एंगल आएगा? 120. 120 डिग्री मींस 2 पाई बाय 3। गुड। तो इसके लिए हो जाएगा आई नेट इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2i इंटू कॉस 120 डिग्री। भैया कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? Cos -1/2. -1/2, बिल्कुल सही। तो इसको अगर मैं -1/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा 2i ये कटेगा, minus root 2i 2i माइनस 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ आएगा i के बराबर। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट कि भाई लैम्डा बाय 2 का मतलब हमारे पास 5 हो गया 180 डिग्री और 180 डिग्री हो गया है, तो मतलब cos 180 डिग्री कितना होता है? -1. -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2i। तो लास्ट वाला क्या आ गया हमारे पास? 0। 0. हो गया सर हो गया, गुड। इसके बाद लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी में है मतलब इंटरफेरेंस में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही, कि पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। कि अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हमने कंडीशंस तो फाइंड कर ली कि कब बनेगा ब्राइट कब बनेगा डार्क। अब हम पोजीशंस फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये पोजीशन कहां से फाइंड करना चाह रहे हैं? सेंटर से। जैसे एग्जांपल, भैया ये सेंटर वाला पॉइंट सी है या ओ ले लो। अब मैं इस सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स लिया, तो अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस एक्स डिस्टेंस पर हमारा कौन सा फ्रिंज आएगा, ब्राइट आएगा या डार्क आएगा। तो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पोजीशन। भैया यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. भैया पोजीशन के लिए डेरिवेशन तो इसमें कोई आ ही नहीं रही अब चैप्टर में, आपको सिलेबस तो अपडेटेड तो पता ही होगा, लेकिन सीबीएसई वाला हिमाचल बोर्ड का मेरे को नहीं पता। भैया डेरिवेशन चैप्टर में तो कुछ नहीं आ रही है, तो हमारे पास ये हो गया पी डी बाय स्मॉल डी। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, और पी इधर पाथ डिफरेंस है। एक बार इसको नोट डाउन करो, मेरे को एक मिनट दो। तो यार ये अगर पोजीशन का फॉर्मूला है तो क्या इसी के हिसाब से आप पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज बता सकते हो? तो पोजीशन ऑफ, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो बस यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस लिखना है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो भैया पाथ डिफरेंस कितना होता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए? एन लैम्डा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। क्या भैया ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Clear है. अब याद रखना, जैसे मैंने बोला सेंट्रल फ्रिंजेस की बात करो, तो यार सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हम n की वैल्यू कितनी लेंगे? 0। तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो मतलब यही है कि भैया सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब सेंटर से कोई डिस्टेंस नहीं लेना, सेंटर से ये डिस्टेंस 0 ही होगा, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी।
तो देखो ये चीज हमने प्रूव भी कर दी। सिमिलरली अगर अब मैं कंडीशन लिखूं डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो यहाँ पे बस पाथ डिफरेंस लिखना है फिर से डार्क फ्रिंजेस के लिए, और डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यही हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और ऊपर बचा कैपिटल डी और नीचे आया स्मॉल डी। अब मैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज फाइंड करना चाह रहा हूं किधर बनेगा, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए क्या मैं n की वैल्यू 0 लिखूं या 1 लिखूं, ये बताओ। 1। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने यहाँ पे प्लस लिया है या माइनस लिया है। सपोज Yes. अब मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस, Zero. अब क्या लूंगा मैं n की वैल्यू 0। तो हमारे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज की वैल्यू आ जाएगी दैट इज लैम्डा डी अपॉन 2d। ऐसे ही सेकेंड ब्राइट डार्क की आ जाएगी, सेकेंड डार्क के लिए n की वैल्यू को 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाई 2d। अब मेरे को बताओ अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक डार्क और इसके ऊपर जो एक डार्क बना, ये पहला डार्क था ये दूसरा डार्क था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को बीच वाले ब्राइट फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। Yes, sir. तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 2 लैम्डा by डी 2d. अपॉन डी बाई डी। 2 lambda d by d. भैया 2 लैम्डा डी अपॉन डी आएगा। Yes. चेक करो क्लियर है, यस नहीं 2 कहां से आ रहा है, गलत बोल रहे हो। 2 कट होने 2 कट हो जाएगा तो ये 2 नहीं आएगा, तो Yes, सिर्फ sir. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आ गया डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो भैया ये फॉर्मूले पे स्टार मार्क कर लेना, ये फॉर्मूले को स्टार मार्क कर लेना, आपका ये फॉर्मूले पे ही सारा न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट भरा होगा। फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस में एक तो यही खासियत है कि फ्रिंज विड्थ चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम बनेगी। तो जैसे अगर आप पीछे वाले डायग्राम पे जाओ, हमारा जितना बड़ा ये डार्क फ्रिंज बन रहा है उतना ही बड़ा हमारा ब्राइट फ्रिंज भी बनेगा, सबकी फ्रिंज विड्थ हमारे पास सेम है। यस सर बिल्कुल कर लो यहाँ तक, हो गया। तो Yes. क्या बढ़िया, बाकियों को भी करने दो भैया। सेम चीज क्या करो, आप 2 ब्राइट फ्रिंज निकालो और उन 2 ब्राइट फ्रिंज को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि हम ये प्रूव कर लें कि भैया ब्राइट और डार्क दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम आई है। हो जाएगा ये वाला काम। x1b और x2b ये 2 कैलकुलेट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमें फ्रिंज विड्थ मिलेगी डार्क फ्रिंज की। चेक करो क्या वो भी d लैम्डा बाई d आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ब्राइट हो चाहे डार्क हो सबकी फ्रिंज विड्थ सेम ही बनेगी। ये सिर्फ सेम आएगी डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। बिल्कुल सही, सेम आई। बढ़िया बढ़िया। भाई आगे यस चलो चलो डन। चलो ऐसा भैया इस पे किसके कुकर की सीटियां बज रही हैं भैया। इसमें आगे कॉन्सेप्ट क्या है कि यार अगर हम अलग अलग कलर ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें सबसे पहला एक कॉन्सेप्चुअल यही बन जाएगा कि अगर मैं एक रेड कलर ले रहा हूं और एक ब्लू कलर ले रहा हूं, तो क्या इन दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम बनेगी या अलग अलग बनेगी, और अगर अलग अलग बनेगी तो किसकी ज्यादा किसकी कम। रेड की ज्यादा बनेगी, रेड ब्लू की की ज्यादा कम बनेगी। ब्लू की कम। Yes. तो यार हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो Yes, मतलब sir. हमारी जो फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे, और Yes, भैया रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती सबसे है ज्यादा blue से। होती है ब्लू वेरी गुड, Yes, रेड की sir. वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ब्लू से मतलब ज्यादा ही है, ब्लू या वाइट। यस तो अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब इसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या आएगी, ज्यादा होगी। आएगी। तो एक तो ये चीज याद रखना कि भैया हमारी जो फ्रिंज विड्थ है वो हर एक कलर की सेम नहीं होती, वो हर एक कलर की अलग अलग होती है, और वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे। जैसे जैसे Yes. वेवलेंथ चेंज होगी वैसे वैसे हमारे पास फ्रिंज विड्थ भी चेंज होगी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर बढ़िया। तो बस यहाँ तक अभी मेनली रिवाइज करके रखो, कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में इंटरफेरेंस और डिफरेंशियल दोनों। ओके सर Yes, sir. बाय बाय ओके सर। बढ़िया। तो
टाटा Sir. बाय बाय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अरे भैया गुड इवनिंग। Good evening.